हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 10 पे। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के या फिर अंडर ग्रेजुएट के भी बहुत सारे सेट हमने जीके में कवर किए हैं। अभी है ये सेट नंबर 10 कंप्लीट। 40 के 40 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। 10/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन बने थे। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर होगा और आपको आइडिया भी लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे। साथ ही साथ आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपको यहाँ पे ये भी पता लगेगा कि कहाँ पे आपको देखिए ज्यादा फोकस करना चाहिए जीके में, कौन से टॉपिक्स है जहाँ से एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1, synapse effectiveness in transmitting nerve impulses is most critical determined by which of the following। तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में, ट्रांसमिट करने में अंतर्मथन प्रभाविता, सिनेप्स इफेक्टिवनेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किस द्वारा निर्धारित होती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने में सिनेप्स की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है या निर्धारित होती है इस बात से कि सिग्नल प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक कितनी अच्छी तरह से सिग्नल ट्रांसफर मतलब कि ट्रांसमिट होता है। तो ये प्रोसेस डिपेंड करती है, कह सकते हैं इस प्रोसेस में प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटरों के निकलने और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर से उनके बॉन्ड पर निर्भर करती है। इसलिए कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन है और अवेलेबल रिसेप्टर्स की जो संख्या है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड द नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2, which method cannot be used to create a new slide in MS 4.365। कौन सा मेथड है जो आप यूज नहीं करते न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए MS 4.365 में। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम क्या है, शॉर्टकट की है कीबोर्ड में और इसका यूज किया जाता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये अपने आप में इसका यूज किया जाता है। सेकंड, राइट क्लिकिंग इन द स्लाइड सॉर्टर पेन एंड सेलेक्टिंग न्यू स्लाइड। ये भी अपने आप में एक वैलिड मेथड है न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट में। इसका भी यूज किया जाता है न्यू स्लाइड बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन दोस्तों ये वैलिड नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, नॉट ए न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन। करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड के लिए यूज नहीं किया जाता। आपको एक नई स्लाइड चाहिए विदाउट करंट प्रेजेंटेशन, तो यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का। क्लिकिंग न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब ये भी एक अपने आप में वैलिड ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इसका कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसे माल नोबिस योजना के रूप में जाना जाता है, ये इसके ऊपर बेस्ड थी दोस्तों, माल नोबिस मॉडल के ऊपर, अपने आप में ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। दोनों सही है, राइट आंसर होगा एक और दो दोनों सही है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन पर टन किलोमीटर इन इंडिया। तो यहाँ पे सबसे एफिशिएंट है, राइट आंसर होगा इसका ये है ऑप्शन ए, इनलैंड वाटरवेज। ध्यान रखेंगे प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संदर्भ में अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज को परिवहन का सबसे कुशल साधन माना जाता है, क्योंकि इसमें कम ईंधन का उपयोग होता है, कम लेस फ्यूल का यूज होता है। राइट आंसर ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा इसका, ये दिया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? ये है आर्टिकल, राइट आंसर होगा, जो प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? आपको ध्यान रखना है, लौटते मानसून, इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। इससे सबसे अधिक प्रभावित शहर चेन्नई है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई में वार्षिक वर्षा का एक महत्वपूर्ण भाग इसी मौसम में होता है। ध्यान रखना आपको, जो आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है चेन्नई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो तथा एडिटिंग प्रतिबंध हो, तो आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? मतलब कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू सेव वर्कबुक इन MS एक्सेल 365, आप कोई भी देखो, वर्कबुक क्या होता है, एक तो होता है स्प्रेडशीट वर्कबुक, जैसे आपकी जब मान लो स्प्रेडशीट तो वो होता है MS एक्सेल में, जैसे आपकी किताब है, किताब पूरी किताब को बोलेंगे वर्कबुक, और उसके अंदर जो पन्ने हैं, पेज हैं, उसको बोलेंगे स्प्रेडशीट। अब कहते हैं, अगर यू वांट टू सेव ए वर्कबुक इन MS एक्सेल 365 सो दैट ओनली व्यूइंग इज अलाउड, केवल उसको कोई देख सकता है, एडिटिंग एडिट नहीं कर सकता। एडिटिंग क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है एडिटिंग। विच फीचर शुड बी यूज, तो आपको कौन सा फीचर यूज करना चाहिए इसके लिए? फीचर होता है MS एक्सेल में, इसके लिए यूज करते हैं हम रीड ओनली मोड का, ताकि जो भी है, कोई भी होगा दूसरा पर्सन, उसको भी रीड आउट कर सकता है, ना कि उसको एडिट कर सकता है। राइट आंसर होगा, इसके लिए यूज करेंगे रीड ओनली मोड का। क्वेश्चन नंबर 9, लोक अदालत की अवधारणा से प्रेरित है, लोक अदालत की अवधारणा से प्रेरित है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोक अदालत ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द डैश। आपको ध्यान रखना है, लोक अदालत शब्द का अर्थ होता है जनता की अदालत, और ये गांधीवाद सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी अवधारणा प्राचीन भारतीय प्रणाली पर आधारित है, जहां ग्राम परिषदें, पंचायतें विवादों को एक बराबर न्याय से सुलझाती थी, न्योतर जिसको बोलते हैं हिंदी में। राइट आंसर होगा ये, किससे प्रेरित है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, प्राचीन भारतीय विवाद समाधान। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है? इसका पावर आउटपुट है, राइट आंसर होगा 30 किलोवाट्स। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद अवनद वाद्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवनद वाद्य? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवनद वाद्य क्या होता है। अवनद वाद्य उन ताल वाद्य यंत्रों को कहते हैं दोस्तों, जिनमें ध्वनि एक तनी हुई चमड़े की झिल्ली के कंपन से उत्पन्न होती है, जैसे कि डमरू में होती है, तबला में होती है, ढोल में होती है। ये सारे अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण है, क्योंकि इन सभी में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक झिल्ली का उपयोग किया जाता है, जो अपने आप में कसी हुई होती है, ठीक है, खिंचाव होता है जिसमें। राइट आंसर होगा, ये नहीं होता मंजीरा में। ये क्या है, एक अवनद वाद्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था? इसका राइट आंसर होगा, ये था 2.72 लाख करोड़। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव किया, जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? आपको ध्यान रखना है,
1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी थी। और ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में विधान परिषदों में भारतीयों को शामिल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। ये है, कह सकते हैं किसको, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधान परिषद। किसमें? विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 14, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? आपको ध्यान रखना है, इसका विषय था समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा, व्योज वो वोयाज टू न्यू होरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है, भारत सरकार द्वारा 2021 में एक नई केंद्र परियोजना प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम है, शुरू की गई। ये अपने आप में दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के बारे में अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए देश के खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 2025-26 से 2031-31 तक ऑयल पाम के वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र लाना है। ये स्टेटमेंट गलत है, पहली दो ठीक है। राइट आंसर होगा इसका एक और दो सही है। देखो अब एक और दो कौन से में है, ये गलत ऑप्शन सेट किए हुए हैं। एक और दो आएगा, इसमें एक और दो आएगा, ऐसे ऐसे इनका मिसमैच हो रखा है ऑप्शन का। तो राइट आंसर वही होगा जिसमें एक और दो होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला कहता है संवहन धाराएं बनाना। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हिमालय भारत की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये स्वयं धाराएं उत्पन्न नहीं करता है। पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा शामिल नहीं है? पहले ही ऑप्शन शामिल नहीं है, बाकी ये शामिल है। उत्तर भारत में बर्फबारी में योगदान देता है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकना, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करना, ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी था दारापट्टा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा कोया विद्रोह। कोया विद्रोह जिसे 1879 1879 के रंपा विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी आंध्र प्रदेश के गोदावरी एजेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा नए कानून लागू करना था, जिसके तहत कोया आदिवासियों के ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ये है कोया विद्रोह 1879। क्वेश्चन नंबर 19, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा, ये होगा, ये स्थित है पूर्वी तटीय मैदान में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्कल मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक हिस्सा है, भाग है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसमें महानदी, ब्रह्मणी नदी, बैतरणी नदी, ये सारी की सारा इन सभी का जो डेल्टा है यहीं पे बनता है। और इस मैदान में जो सबसे प्रमुख भौगोलिक इसकी विशेषता मानी जाती है, ये मानी जाती है, इसी में है चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन बार कर योजना टनेज टैक्स स्कीम इस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? ये संबंधित है पौध परिवहन
परिवहन गतिविधियों पर कर लगाने से, शिपिंग एक्टिविटीज पर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है? आपको ध्यान रखना है, प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2024 का उद्देश्य है भारत में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करना है, और इस विधेयक की प्रमुख विशेषता डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कह सकते हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। क्वेश्चन नंबर 22, मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, 2000 मार्च 2007 मार्च 2025 को इसको मनाया जाता है जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, और ये है राइट आंसर होगा जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे मैचिंग गलत लिखी हुई है, जेनेरिक औषधि दिवस, इसमें मैच गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेनेरिक ड्रग डे, तो यहाँ पे आना था जेनेरिक, और यहाँ पे आना था जन। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो हिंदी में बोलते हैं जन औषधि दिवस, और इंग्लिश में बोलेंगे जेनेरिक ड्रग डे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल का उपयोग किया जाता है? विच विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम? यहाँ पे क्या है, टाइम है ये। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का। आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। राइट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था? कहते द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वॉज हेडेड बाय। आपको ध्यान रखना है, भारत में पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था। कब? 1834 में, अकॉर्डिंग टू 1833 चार्टर एक्ट। 1834 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ध्यान रखेंगे इसका नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लॉर्ड मैकाले ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले 1834। क्वेश्चन नंबर 25, आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वैश्विक स्टॉक रिटर्न में जो औसतन गिरावट आई है ये है 0.1%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया? विच डीआरडीओ लैब कंडक्टेड ए सक्सेसफुल लेजर वेपन टेस्ट इन अप्रैल 2025? इस डीआरडीओ की लैब का नाम है, आपको ध्यान रखना है, डीआरडीओ की प्रयोगशाला जिसका नाम है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, CHESS इसको बोलते हैं। इसने इस प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है, चेस ने, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक जुलाई से सितंबर फॉर ईयर 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल है? कौन सी वस्तु है जो भारत के, कौन सी कह सकते हैं गुड्स है जो भारत के जो 10 मेन इंपोर्ट्स है, 10 मेन इंपोर्ट्स है उनके अंदर आती है? राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, इस वस्तु का नाम है, इस आर्टिकल या गुड्स का नाम है, दैट इज कॉपर, तांबा।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कपड़ा और परिधान उद्योग, वस्त्र और परिधान उद्योग, इंग्लिश में बोलेंगे टेक्सटाइल एंड अपैरल। ये क्या है? कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, डैश के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है, जुडिशियल रिव्यू इसेंशियल होता है, क्योंकि ये क्या करता है? संविधान की सर्वोच्चता कायम रखता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अपहोल्ड द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, अरिजीत सिंह को मिला है कला के क्षेत्र में पद्मश्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसके क्षेत्र में? कला क्षेत्र में, आर्ट में। क्वेश्चन नंबर 31, यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए दोस्तों कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखना है, यदि भारत में कोई नगर पालिका अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो उसके भंग होने के 6 महीने के भीतर एक नया चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए। और ध्यान रखेंगे, नई गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, जिसके लिए भंग की गई नगर पालिका जारी रहती यदि वह भंग नहीं होती, उतने ही टाइम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? ध्यान रखेंगे, इस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ या पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने? देखो ये क्वेश्चन न्यूज में भी है, मोस्ट फेमस फेमस क्वेश्चन है अभी भी। आपको ध्यान रखना है, मई 2025 में दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के हेतु 3.21 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। जो अभी फिलहाल फिलहाल में इसका मतलब क्या है, 29 को माना जा रहा है, 29 तारीख को ये जो आर्टिफिशियल रेन हुई थी इसी वजह से हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एम एस एक्सेल 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है? देखो प्रिंट करना, आपको प्रिंट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कंट्रोल+S सेव के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल+N न्यू फाइल ओपन करने के लिए, कंट्रोल+O एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। प्रिंट के लिए यूज करेंगे कमांड कंट्रोल+P। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, तख्ते बई शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तख्ते बई सतल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित एक बौद्ध मठ परिसर है और इसे गंधारा क्षेत्र में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक माना जाता है। हाँ, गंधार बौद्ध कला संस्कृति के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र था और ये सतल कुषाण काल से भी पुराना इसको माना जाता है। कहाँ पे? ये पाकिस्तान में, और किससे संबंधित है? गंधार क्षेत्र से, गंधार कला से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तख्ते बई शिलालेख प्राचीन गंधारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट हैपन इफ यू पेस्ट टेक्स्ट इन इनटू MS PowerPoint 2019 विद कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ओपन? अब ये क्या इंश्योर करता है? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो ये इंश्योर करता है, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, आपने टेक्स्ट मान लो बोल्ड कर रखा है, टेक्स्ट अंडरलाइन कर रखा है, इटालिक कर रखा है, कोई करेक्टर चेंज कर रखा है टेक्स्ट का, जो भी फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है,
अगर उसको सेम आपको अप्लाई करना है तो हम यूज करते हैं किसका, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। टेक्स्ट आपका जो फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है उस तरह से ही आपका टेक्स्ट पेस्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द टेक्स्ट रिटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सोर्स। क्वेश्चन नंबर 37, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? ये पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में कुंडावली गुफाओं के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कुंडावली या कुंडावली गुफाएं इनको बोला जाता है, ये आंध्र प्रदेश में आती है और यहाँ पे है भगवान विष्णु जी की, लेटे हुए भगवान विष्णु जी की प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 38, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन 65th अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? आपको ध्यान रखना है, 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एकल विशेष अधिकार के स्थान पर बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की स्थापना इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी जगह पे? एकल विशेष अधिकार के स्थान पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, एक सेकेंड, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द एलिमेंट्स सच एज नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये एलिमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं? आपको ध्यान रखना है, ये पाए जाते हैं पीचलैंड में। पीचलैंड क्या होता है दोस्तों? पीचलैंड एक कह सकते हैं खनिज का नाम है, एक मिनरल का नाम है, जिसमें यूरेनियम यूरेनियम होता है। जिसमें कौन सा होता है? यूरेनियम एलिमेंट होता है, और यूरेनियम का के रेडियो एक्टिव एलिमेंट में टूटने पर ही बनते हैं नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड में यूरेनियम होता है, यूरेनियम जब टूटेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, उसी में होता है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 40, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? विच टाइप ऑफ वेव इन ए साउंड वेव इन एयर? आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर एटम्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर आपस में परपेंडिकुलर हो एटम और वेव तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे जो साउंड वेव है एयर में, ये है अपने आप में एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें जो एटम है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे वेव के, ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज साउंड वेव इन एयर। वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य है।